जो फैसल कुरैशी जो 2.0 नज़र आ रहे हैं ना, कई ड्रामे के बाद से जो उन्होंने इम्प्रोवाइज़ेशन दिखाई है, मतलब हर बार अलग ही कुछ रूप में नज़र आ रहे हैं। जैसे बहरूपिया हो गया, कई में चनार खान हो गया और अब जो है वो दीमक के अंदर एक हॉरर। तो फैसल कुरैशी को कास्ट कैसे किया गया और फैसल कुरैशी के कैरेक्टर को आप दीमक के लिए कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? तो डर लगता है कि भाई ऑडियंस आएगी, सपोर्ट करेगी, फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू मिलेगा, क्या इस तरह का कंटेंट देखा जाएगा, जहाँ पे आप लोग की और जहाँ पे हमारी ऑडियंसेस को इतनी वैरायटी है इस वक़्त इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे, इंटरनेशनल कंटेंट पे, तो कंपैरिज़न का भी डर था, हर चीज़ का डर था। डर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। अक्सर मूवीज़ बनती हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी सिनेमाज़ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं क्योंकि सेंसर बोर्ड के कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, शायद वो क्लियर नहीं है। इसका आपको भी थोड़ा फेस करना पड़ा जामन का दरक को लेकर और इससे पहले सरमट कुसर की फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा या फिर अबू अलिया की फ़िल्म जावेद इकबाल। हमारा पाकिस्तानी सिनेमाज़ के अंदर एक ही टाइप का कंटेंट बनता है, कुछ रोम-कॉम और उसके अंदर कॉमेडी का तड़का लगाकर जो है वो मूवी सुपर हिट हो जाती है। और थोड़ी-सी भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ेशन करने के लिए अगर पाकिस्तानी सिनेमा जाता है, तो वो मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर इतना चल नहीं पाती। लेकिन मुझे ज़रूरी लगा कि हम अपनी पहचान अपने कंटेंट के ज़रिए करें और एक सीरियस फ़िल्म बनाएँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से हम लोग भी ऐसे हैं, जो हम प पसंद करते हैं हाँ। ऐसा कंटेंट जो सीरियस कंटेंट, मायने वाला कंटेंट हो। आप ज़रूर हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इस वजह से कि उन्होंने आजकल पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा डराए रखा है। अब वैसे तो ये ऑलरेडी कई मूवीज़ और कई ड्रामा डायरेक्ट कर चुके हैं जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट थोड़ा जी ले और जामुन का तलक जैसी मूवीज़ हैं। लेकिन आज हम इस पे इनसे स्पेशली बात करने वाले हैं दीमक के बारे में। हेलो एंड वेलकम राफिल राशिदी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, थैंक यू यार, इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन। कोशिश की थी लोगों को डराने की, लेकिन लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, मैसेज को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और पाकिस्तानी सिनेमा अरूज पे है, दिल खुश हो गया। अच्छा राफिल भाई, एक डर जो ऑडियंस ने, जो मैंने और ऑडियंस ने सिनेमा में बैठकर महसूस किया दीमक को देखते हुए। लेकिन एक डर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको लगा कि हमारा पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर एक ही टाइप का कंटेंट बनता है, कुछ रोम-कॉम और उसके अंदर कॉमेडी का तड़का लगाकर जो है वो मूवी सुपर हिट हो जाती है। और थोड़ी-सी भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ेशन करने के लिए अगर पाकिस्तानी सिनेमा जाता है, तो वो मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर इतना चल नहीं पाती। तो थोड़ा-सा ये डर आपको लगा मूवी बनाते हुए दीमक को, क्योंकि फर्स्ट ट्राई थी ये पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर। बिल्कुल मोहसिन, डर तो बहुत था क्योंकि फ़िल्म एक इतनी बड़ी रिस्क है, कम से कम ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपकी सिनेमाज़ हर दिन बंद होती जा रही हैं। तो डर लगता है कि भाई ऑडियंस आएगी, सपोर्ट करेगी, फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू मिलेगा, क्या इस तरह का कंटेंट देखा जाएगा, जहाँ पे आप लोग की और जहाँ पे हमारी ऑडियंसेस को इतनी वैरायटी है इस वक़्त इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे, इंटरनेशनल कंटेंट पे, तो कंपैरिज़न का भी डर था, हर चीज़ का डर था। डर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा और जितने भी मेरे ख़्याल से इससे पहले जितनी भी बातचीत हुई है दोस्त यार से या सीनियर जर्नलिस्ट से, मैंने उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ कही थी, मैंने कहा था जी अब जो फ़ैसला है वो अवाम करेगी और उसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते। आवाम तो फैसला कर रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है दीमक दीमक के लिए। अच्छा, दीमक से रिलेटेड एक और सवाल मेरा ये है कि जब हॉरर कंटेंट पाकिस्तान के अंदर सोचा, मतलब बंदा सोचे कि हॉरर, सीरियस हॉरर मूवी, तो थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है हज़म करना कि यार पाकिस्तान में सीरियस हॉरर मतलब मज़ाक हो गया और हमने देखा और बना भी और मज़ा भी आया देखने के बाद। तो सीरियस हॉरर की तरफ कैसे माइंड किया? जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में मुझे कहा कि भई मैंने ये जामुन का दरख्त बनाया है या अगर फ़र्ज़ करें बादशाह बेगम बनाया है, मेरे कंटेंट की जो चॉइस होती है वो हमेशा थोड़ी-सी सीरियस होती है, कि जिसके अंदर हुँ, कोई ना कोई मैसेज हो। एंड में जो हमारा व्यूअर है वो सिर्फ़ एक एंटरटेनिंग फ़िल्म तो देख के जाए, लेकिन उससे कोई मैसेज लेके जाए। तो ये सही। बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी फ़िल्म के अंदर वो एलिमेंट्स डालें जो कम से कम हमारे कल्चर को रिलेट करें, हमारे लोगों से रिलेट करें, हमारी अपनी पहचान हो, ये बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोग अक्सर हॉरर कॉमेडी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, हर किसी इंडस्ट्री का अपना एक तरीका होता है, लेकिन मुझे ज़रूरी लगा कि हम अपनी पहचान अपने कंटेंट के ज़रिए करें और एक सीरियस फ़िल्म बनाएँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से हम लोग भी ऐसे हैं, जो हम पसंद करते हैं हाँ। ऐसा कंटेंट जो सीरियस कंटेंट, मायने वाला कंटेंट हो। आप ज़रूर इस तरह के भी फ़िल्म मेकर्स हैं जो अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा फ़िल्म मेकर हूँ जो मेरे ख़्याल से सीरियस सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करता हूँ और लेकिन अपने लिए फ़िल्म नहीं बनाता, मैं ऑडियंस के लिए कोशिश करता हूँ फ़िल्म बनाऊँ कि उनको एंटरटेनमेंट मिले। राफ़ी भाई, दीमक को जब देखते हैं ना, तो दीमक से ज़्यादा दीमक की कास्ट परफेक्ट लगती है। ऐसा लगता है कि हर कैरेक्टर को दीमक के लिए बनाया गया था। ख़ास करके समीना पीरज़ादा जैसे कैरेक्टर को, मतलब शॉक में आ गया मैं समीना पीरज़ादा के कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग और उनके इर्द-गिर्द जो हॉरर सीन डाले गए हैं। वैसे तो हर कैरेक्टर ही कमाल था, लेकिन समीना पीरज़ादा के बारे में आप कुछ अगर डिस्कशन करें? अम, एक बेहतरीन
बेहतरीन हमारी इंडस्ट्री की लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, और मुझे वो वक्त याद है जब हम कास्टिंग कर रहे थे, जी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि समीना पीरज़ादा जी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। और इसका सही। क्रेडिट मैं देना चाहूँगा हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब सईद मुरादली साहब, उन्होंने जो कहा कि यार हम समीना जी से क्यों नहीं बात कर सकते। तो मैंने 2 मिनट हम्म। सोचा, मैंने बोला यार बात तो सही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त प्रोजेक्ट्स कर रही है नहीं कर रही हैं। उन्होंने शायद टेलीविजन में भी आना छोड़ दिया था। जी तो जी मुझे सही। अंदाज़ा नहीं था कि वो कहानी सुनेंगी, अपनी रिसर्च करेंगी और इस चीज़ पे मान जाएँगी। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे फ़िल्म मेकर को चांस दिया। उनकी वजह से फ़िल्म जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और उनकी ब्लेसिंग से मुझे लगा था कि ऑडियंस भी इस कंटेंट को सीरियसली ज़रूर लेगी। तो खुशी हुई मुझे। राफी भाई, दीमक को आप अपने करियर के ऊपर किस स्टेज के ऊपर देखते हैं, कि जैसे कि जामुन का दरख्त हो गई, और अलग अलग थोड़ा झीले, या फिर बादशाह बेगम जैसा आपने बताया, और कहाँ देखते हैं दीमक को, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी दीमक से, कि दीमक पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या करेगी? देखिए, हर प्रोजेक्ट मेरा एक तजुर्बा रहा है। थोड़ा जिले अगर मैं बात करूँ तो शायद वो इतनी ना चली, ठीक है? उसके बाद मैं तजुर्बा और भी लिया, मैं और भी सीखा, ऑडियंस की जी। डिमांड समझी। इसके लिए मैंने ड्रामा इंडस्ट्री में जब काम किया, तो ड्रामा इंडस्ट्री से मुझे बहुत सीखने को मिला कि भई किस तरह का कंटेंट हमारी ऑडियंस देखती है। हमारे ड्रामे अभी भी दुनिया भर में देखे जाते हैं, उसकी ठीक-ठाक डिमांड है। थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मैंने कंटेंट की वहाँ से ली कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। हाँ, एक आइडिया था जो मेरे सर में फँसा हुआ था, जब मैंने हम्म। आयशा को तलाश किया, वो था जनरेशनल ट्रॉमा पे, कि मुझे कहानी बनानी है कि जी हम जनरेशनल ट्रॉमा दिखाएँ कि एक घर के अंदर अगर इस तरह की डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है, तो उसके किस तरह के हम्म। असरात जो हैं वो फैमिली पे आते हैं। अब वो नेगेटिव इमोशंस कह दें, नेगेटिव एनर्जी बोल दें, उसको लेते हुए हमने ये कंटेंट बनाया था। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था। बादशाह बेगम भी एक अलग कंटेंट था और एक रिस्की हम्म। कंटेंट था, और जिसने पेव किया रास्ता कि यार हम अलग कंटेंट हमें बनाना चाहिए, क्योंकि हम अगर दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, हमारे अंदर ये कुव्वत है कि हमें इंटरनेशनल ऑडियंस ऐसे देखे कि हम इस तरह के कंटेंट अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे नीयत सीधी-सादी थी, लेकिन नहीं था मुझे अंदाज़ा, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि फ़िल्म रिसीव जिस तरह से हो रही है, वो मुश्किल होता है बताना, स्पेशली इस जॉनरा के अंदर। तो दिल खुश हो गया, मतलब जब खबरें मिली कि जी सोल्ड आउट जा रहा है शो, लोग आ रहे हैं, रात को बैठ रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने नहीं बिलीव किया था। मैंने कहा था कि पैरेलल सिनेमा की तरह हो सकता है इसका एक शॉर्ट शॉर्ट लाइफ लाइन हो इसका एक ना, लेकिन खुशी हुई कि लोगों ने इस कंटेंट को एम्ब्रेस किया है। राफी भाई, मेरे फ्रेंड्स रात के 3 बजे के शो में गए थे, वो सोल्ड आउट था। अच्छा, अच्छा जी, चलिए। कराची में। अरे तो बड़ी बात है यार, ये तो खुशी की बात है कि लोग जो हैं इसको देख के देखना चाह रहे हैं, देखना ऐसी चीज़। अच्छा, एक और बात भी है कि ये फ़िल्म हमने जिस तरह से भी बनाई है, इसके अंदर मैंने कोशिश की कि उस तरह के एलिमेंट्स डाले जाएँ कि आपकी टीम अच्छी हो। और अगर आप कमिट कर रहे हैं ऑडियंस से कि यार ये आप चीज़ें हिलते दिखाएँगे, ये बिस्तर उड़ते दिखाएँगे, समीना मिर्ज़ा जी कैरेक्टर हवा में लेविटेट करेगा, सोनिया का बहुत पावरफुल सीन है, उसको जो पोजेस हो जाती है, फैसल भाई का सीन, ये सारे छोटे-मोटे एलिमेंट्स जो थे वो ज़रूरी थे उसको उसी तरह से एग्ज़ीक्यूट करना मेरे ख़्याल से कि वो बिलीवेबल हो। और हमने कोशिश की कि हम कोशिश की थी हमने कि हम उस तरह से फ़िल्म बनाएँ कि कम से कम हमें इंटरनेशनल पे कम कॉम कम्पीट कर सकें, कोशिश थी हमारी। तो बस नियत तो यही थी बॉस कि हमने ट्राई किया। अच्छा राफी भाई, पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स और पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। अक्सर मूवीज बनती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी सिनेमास तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि सेंसर बोर्ड के कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, शायद वो क्लियर नहीं है। इसका आपको भी थोड़ा फेस करना पड़ा जामन का दरख्त को लेकर, और इससे पहले सरमट कुसट की फिल्म जिंदगी तमाशा, या फिर अबू अलिया की फिल्म जावेद इकबाल। तो क्या इशू है कि या बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, और आप समझते हैं कि जामुन का दरख्त को, मतलब उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी और वो इतना पाकिस्तानी ऑडियंस के फ्रेंडली थी कि उसको पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर रिलीज होना चाहिए था? देखिए, सेंसिटिव सब्जेक्ट्स जहाँ पे भी एग्ज़ीक्यूट होते हैं, वहाँ पे आपका सेंसर अलर्ट हो जाता है। जो सही। बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारा जो मुल्क है, उस पे आपको जी। बहुत ख़्याल रखना पड़ता है कि किसी के सेंटिमेंट्स को ऑफेंड नहीं किया जाए, और बहुत किस्म के सही। लोग देखते हैं। सेंसर पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हुए हैं, जिनके फैसले जो हैं, हम फ़िल्म मेकर्स के लिए एक अंदेशा होता है कि यार आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम हॉलीवुड तो नहीं है कि जो इंडस्ट्री आपकी जो है वो आप जो भी लगा दें, हर किस्म का आर्ट लगा दें। हाँ। हमें ख़्याल रखना है अपनी फैमिलीज़ का, हमें ख़्याल रखना है अपने ऑडियंसेस का कि कौन-सा नैरेटिव हम बाहर भेज रहे हैं। ज़रूर इस तरह की फ़िल्में जैसे आपने कहा ज़िंदगी तमाशा है, जावेद इकबाल सेंसर का शिकार रहीं।
लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से हमारे फ़िल्म मेकर्स को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि उनको शायद ये रुकावटें आएँगी रास्ते में, और वो कैसे उनको फ़ेस करना था, वो उनकी प्लानिंग में होना चाहिए था। जहाँ तक दीमक की बात है, मैंने दीमक को कंप्लीटली एक क्लीन फ़िल्म के तौर पे रखा था, जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो और जहाँ पे हमें इस तरह का कोई रुकावट ना आए कि कोई हमें क्वेश्चन करे। बिल्कुल सीधी-सादी फ़िल्म है, सीधी-सादी फैमिली स्टोरी है। ना हमने इसके यस। अंदर कोई वल्गैरिटी दिखाई है, ना हमने इसके अंदर कोई गोर दिखाया है। हमने साफ-सुथरी फ़िल्म रखी है उसके अंदर। तो हमने वो एरियाज़ सारे चेक किए थे कि हमें किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फँसना है। और वैसे भी अगर मैं बताऊँ कि आर्ट हाउस फ़िल्म्स जैसे ज़िंदगी तमाशा है या जावेद इकबाल है, उनका मेरे ख़्याल से एक एक रीच होगा जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में ज़्यादा होता। जिस तरह अगर जामुन का दरख्त है, वो हमने बनाई ख़ास तौर पे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए थी। हमने कहा, हमें राइट। पता था कि अगर हम उसको पाकिस्तान में लेके आएँगे तो हो सकता है कि हम पे उँगलियाँ उठें, जिस तरह का उसका कंटेंट है। लेकिन फिर आप बनाते उसी मार्केट के लिए जहाँ पे आपको पता है कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस और नीश ऑडियंस को देखेगी, और शायद वहाँ पे आपको सेंसर के इश्यूज़ भी ना पड़ें। तो ये मेरे ख़्याल से फ़िल्म मेकर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो कंटेंट बनाने जा रहा है, उसको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा होता है कि उसको रुकावटें आएँगी या नहीं आएँगी। अच्छा राफी भाई, आजकल हमने देखा है ओटीटी का ज़माना है और लोग सिनेमा से ज़्यादा जो है वो ओटीटी के ऊपर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। तो दीमक के बारे में वैसे तो अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही है, लेकिन इन फ्यूचर दीमक को ओटीटी पर अगर लाया जाएगा तो मतलब प्रोड्यूसर वगैरह से अगर आपकी इस पे कोई बात हुई हो, तो डिस्कस करें कब तक एक्सपेक्टेड है और कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे हो सकती है? देखिए, इस वक़्त तो हम लोग लगे हुए हैं कि हम फ़िल्म को पहले इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने हमारी हमारी नीयत हाँ। थी कि हम सबसे पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करें, पाकिस्तान में उसका रिस्पॉन्स देखें, और जो अपने मुल्क से आवाज़ आएगी, वो ऑटोमैटिकली बाहर भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो पहले राइट। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इंटरनेशनल लेके जाएँ, रिलीज़ करें, एक तारीख उसकी चूज़ करें, फैसला करें कि कब करना है। और इंटरनेशनल रिलीज़ करने के बाद आपको मेरे ख़्याल से फिर वो ओटीटी के प्लेटफ़ॉर्म्स के एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, जिस पे ऑनेस्टली अभी हमने किसी से कोई ऐसी ख़ास बातचीत नहीं की है, क्योंकि हम अभी अर्ली स्टेजेज़ में हैं। फ़िल्म को तकरीबन 3 हफ़्ते हुए, 2 हफ़्ते हुए रिलीज़ हुए, और इंटरनेशनल भी लेके जाएँगे। अगर कोई ऐसा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमें इंटरेस्ट दिखाता है, तो ये भी हमारी जीत होगी, और हम चाहेंगे कि इसके बाद ये किसी सक्सेसफुल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे चले कि दुनिया भर में इसको देखा जाए। दीमक को लेकर एक प्लस पॉइंट आपके ज़हन में ये आता है कि पाकिस्तानी सिनेमाज़ के अंदर इस वक़्त पाकिस्तान के किंग माने जाने वाले सिनेमाज़ के किंग माने जाने वाले हिमायत सईद की फ़िल्म लव गुरु लगी हुई है और अच्छी कलेक्शन भी कर रही है। तो ये और लव गुरु के होते हुए दीमक इतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं और ये प्लस पॉइंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था? थोड़ा डर था लव गुरु को लेकर? नहीं जी, देखिए, हुमायूँ सईद साहब हमारे एक बड़े अदाकार हैं, माहिरा ख़ान हमारी एक बड़ी अदाकार हैं। एक बहुत बड़ी फ़िल्म है, एंड मैसिव रिस्पेक्ट उनके लिए। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम कोई कॉम्पिटिशन करेंगे या कम्पीट करेंगे, कि दोनों पाकिस्तानी फ़िल्में और दोनों पाकिस्तानी फ़िल्मों को लोग देखने आएँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, जो रिस्पॉन्स लव गुरु को मिल रहा है इस वक़्त, जिस तरह की उनकी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शंस हैं, ये पाकिस्तान सिनेमा की जीत है। उसी के अंदर अगर हमारी फ़िल्म भी देखी जा रही है, वही ऑडियंस जिसने लव गुरु देखी, वो शायद हमें बाद में देख रही है। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिला कि एक पावरफुल फ़िल्म हमारे बराबर चल रही थी और हमारी छोटी-सी फ़िल्म चल रही थी। तो आई थिंक लोग आए, उन्होंने देखा और उन्होंने ये एप्रिशिएट किया कि यार 2 किस्म के डिफरेंट जॉनरास जो हैं, वो पाकिस्तानी सिनेमा पे चल रहे हैं। इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि मैसिव रिस्पेक्ट जाती है हुमायूँ साहब को और नदीम बेग भाई को, कि उन्होंने इस चीज़ को कबूल भी किया, उन्होंने वेल विशेस भी दी, हमने उनको वेल विशेस दी। ये एक हेल्दी चीज़ है हमारी इंडस्ट्री के लिए, बनिस्बत कि हम मुकाबलों में पड़ जाएँ, आपस में हम लड़ पड़ें। ये एक सपोर्ट मैकेनिज़्म है हमारे हम दोनों के लिए, जिसने हम दोनों को हेल्प किया है। अ, राफी भाई, बात करते हैं फैसल कुरैशी के ऊपर। आई एम अ बिग फैन फैसल कुरैशी का, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और जो फैसल कुरैशी के जो 2.0 नजर आ रहे हैं ना, कई ड्रामे के बाद से जो उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन दिखाई है, मतलब हर बार अलग ही कुछ रूप में नजर आ रहे हैं। जैसे बहरूपिया हो गया, कई में चनार खान हो गया, और अब जो है वो दीमक के अंदर एक हॉरर। तो फैसल कुरैशी को कास्ट कैसे किया गया और फैसल कुरैशी के कैरेक्टर को आप दीमक के लिए कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? फैसल भाई का तो मैं भी आपकी तरह बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कुछ बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, और मैंने एक एम बना लिया था, एम्बिशन, कि जी एक दिन मुझे काम ज़रूर करना है। अब ये पता नहीं आपकी ऑडियंस को पता है या नहीं पता है, लेकिन बादशाह बेगम में भी मेरा दिल था मैं उनको कास्ट करूँ। जामुन का दरख्त में भी मेरा दिल था मैं उनको कास्ट करूँ। किसी न किसी मसले की वजह से वो बात ना बन सकी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डेट्स था, कोई इश्यू था। फिर जब दीमक पे बात आई, तो एक तो उनकी डेट्स खुली हुई थी, अवेलेबल थे, और मैंने इनसे डिस्कस किया था एडवांस में। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने मुझसे पूछा, कहते यार आफिर, तुम इस वक्त तुम एक सीरियस हॉरर करने जा रहे हो, लोगों को तो हॉरर कॉमेडी चाहिए।
तो मैं कहा फैसल अच्छा। भाई आप एक दफा स्क्रिप्ट पढ़ लें और उसके बाद आपके जो भी सवाल है मैं उसको एड्रेस करूंगा। और वैसे भी फैसल भाई एक मंझे हुए एक्टर हैं, उनके एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, उनको पता है कि कैरेक्टर की डेप्थ क्या होती है। उनको पता था कि कैरेक्टर एक अल्फा मेल है जो पिस जाएगा अपनी माँ और बीवी के बीच के चक्करों में, और वो परफॉर्मेंस देनी, और एक इजी कैरेक्टर नहीं था। तो मेरे लिए तो मतलब कि एक बहुत बड़ा दिन था जब फैसल भाई ने हाँ कहा था कि हाँ बस ठीक है चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। और उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जो कह रहे हो एग्जीक्यूशन तुम करोगे, उसमें मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। तो इन सब आर्टिस्ट का मेरे ऊपर ठीक ठाक एक ट्रस्ट था, एक था कि भाई डिलीवर करना है। तो मैंने फिर अपनी एक वो चैलेंज अपने लिए बना लिया था कि नहीं यार मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, मैं हर चीज़ को कवर करूंगा, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो एडिट हो, चाहे वो पोस्ट हो। तो ये मैंने कम से कम उनसे कमिटमेंट्स की थी कि फिल्म हम अच्छी बनाएंगे, क्योंकि फिल्म इस टाइम पे बनाना, और खुदा ना खासा अगर फिल्म पिट गई तो फिर वो हम्म। सब जो है ना वो आपको आर्टिस्टों से लेके डायरेक्टर के पास सबके सबके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे ये ही है। बस समझे कि अल्लाह की तरफ से एक जो है शुक्र 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 कर सकता हूँ मैं अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है और हमें मोहब्बत और प्यार मिल रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी सिनेमास को कहाँ देखते हैं आप? आजकल इंटरनेशनल कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उस पर भी शायद डिस्कस करें हम आगे चल के। तो पाकिस्तानी सिनेमास को आप कहाँ देखते हैं कि एकदम से एक अपर साइड आती है, फिर एकदम सिनेमा नीचे गिर जाता है? जैसे द लेजेंड ऑफ मलाजट के टाइम पे सिनेमा ऊपर गया, फिर टकसाली गेट के टाइम पे थोड़ा सा ऊपर गया, उम्र अयार जैसी बड़ी फिल्म आई लेकिन नहीं चल पाई, मतलब बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई। तो पाकिस्तानी सिनेमास को कहाँ आप रेट करते हैं और किस तरीके से बूस्ट लेकर आ सकते हैं हम पाकिस्तानी सिनेमास में? मेरे ख्याल से 2007 या 2008 में जब पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल हुआ था, वार आई थी मेरे ख्याल से, फिर आहिस्ता आहिस्ता और फिल्में आ रही थी। उस टाइम ठीक ठाक हम 20-25 फिल्में साल की निकाल रहे थे। राइट। फॉरेन सिनेमा का फुटफॉल पे हमें मिल रहा था। जो प्रॉब्लम आया वो कोविड के टाइम पे आया। जब कोविड आया तो फिर इंडस्ट्री एकदम से बैठ गई, सिर्फ हमारे पास नहीं दुनिया भर में बैठ गई। और जब नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म ने ओटीटी के जरिए लोगों को कंटेंट देना शुरू कर दिया, तो एक हमारी ऑडियंस ठहर सी गई। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में लोगों ने सारा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया घर से। तो हम जहाँ पे हम रिवाइव हो रहे थे, हम शुरू हो रहे थे, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी एक वो था, डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार अभी तो हमने शुरू किया था और लोग सिनेमा नहीं आएंगे। अब होता ये कि इस 2-3 साल के चक्कर में लोगों ने इतना कंटेंट अब्सॉर्व कर लिया था कि कंपैरिजन भी बनता है कि जो कंटेंट बाहर बन रहा है क्या उस स्टैंडर्ड की फिल्में हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्योंकि आप देखिए फिल्म बनाना भी एक एक्सपेंसिव मरला है, फिल्म को देखना भी एक एक्सपेंसिव ऑर्डर बन गया है इस वक्त पाकिस्तान में। 1200 से 1500 रुपए की आपकी टिकट आती है, एक फैमिली निकलती है, वो फ्यूल के पैसे देती है, वो एंटरटेनमेंट के पैसे देती है। तो सोच समझ के, अच्छा मैं क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो मैं ये बाहर भी देखता हूँ कि बाहर भी एक्सपेंसिव माहौल है। आपकी राइट। 24-25 डॉलर की कम से कम एक फिल्म है नहीं, ऊपर से आप पॉपकॉर्न खरीदें तो आपका 30-40 डॉलर तो चला गया। ये तो एक महंगा तरीन एपिसोड है। तो ये दुनिया भर का एक रवाज है। और मेरे ख्याल से अगर इस ईद से मैंने कुछ सीखा है कि अभी भी हमारे पास चांस है कि हम, चाहे वो फिल्म छोटे बजट की हो, जिस तरह आपने टकसाली गेट की बात की या दीमक की बात की, अगर हम उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो हम अपने अपने ऑडियंस को बिलीव करवा सकते हैं कि अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। उमरू यार के ना चलने के रीजंस मुझे ज्यादा तो पता नहीं, मैंने अभी देखी नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी कोशिश थी, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसके अंदर बाकायदा उन्होंने बाहर की टीम के साथ काम किया, और उस फिल्म को जितने हद तक रिस्पॉन्स मिला, अच्छा मिला। लेकिन ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस क्या देना चाहती है, ये सब हमारी सब लर्निंग है कि यार वेयर डिड दिस फिल्म गो रॉन्ग, या वेयर डिड दिस फिल्म गो रॉन्ग। अब देखिए मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी तो मैंने भी बहुत ठीक ठाक गलतियां की थी, मैं भी सीख जी के जी। आया। तो बंदा सीख के आगे बढ़ता है, और मेरे ख्याल से उम्मीद है कि जो फिल्में नहीं चली हैं उनके फिल्म मेकर्स ने कोशिश की है वो जरूर सीख के अपने अगले प्रोजेक्ट में जरूर मेहनत करेंगे। अच्छा राफी भाई, पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर वीएफएक्स के ऊपर अगर बात करें तो वीएफएक्स हो गए, सीजीआई हो गए, तो नजर नहीं आते, बहुत कम मामूली सा। लेकिन हमने धीमक में देखा कि यूज किया गया है, और ऐसा नहीं लगा कि हम कोई कार्टून एनिमेटेड जो है वो गोश्त देख रहे हैं। तो वीएफएक्स वगैरह और ये प्रोडक्शन वगैरह, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करें। देखिए मुझे सीजीआई और वीएफएक्स पे मिक्स्ड रिस्पांस मिला है जो मैंने पढ़ा है। जी। कुछ लोगों को पसंद आया है, कुछ लोगों ने बोला कि बेहतर हो सकता था, कुछ लोगों ने बोला नहीं होता तो बेहतर है। हर किसी की अपनी इमेजिनेशन है। ये भी हमें कंपेयर किया गया कि वो जो इंडियन फिल्में आती है जिसमें हॉरर कॉमेडी के जिन बनते हैं, कहते हैं उनसे भी हमें कंपेयर जी। किया गया। हमने कोशिश की थी कि हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सीजीआई करवाएं, ठीक है, क्योंकि एक बहुत मुश्किल चीज थी। हमारे पास एक टीम है कनाडा में बेस्ड, इमेजिन मैजिक वीएफएक्स के नाम से, जिन्होंने हमें जी। सेट पे गाइड किया। वो हमारे साथ कनेक्ट होते थे, बताते थे कि भाई किस तरह से मूवमेंट्स करनी है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि हमने एवेटार वाली सीजीआई नहीं की है, वो बहुत महंगी तरीन सीजीआई है। लेकिन जितनी हमारे पास थी, बजट थी, हमने उसके अंदर कोशिश की कि हम उतना दिखा सकें।
बेहतर हो सकता था, बहुत बेहतर हो सकता था। हमारे अपने लोग भी ये कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा भी पहला तजुर्बा था सीजीआई वीएफएक्स पे, मैंने ये ज़रूरी समझा कि हम किसी इंटरनेशनल इंटरमीडिएरी से काम ये करवाएँ, और अगर ये चीज़ रेप्लिकेट हो सकती है पाकिस्तान में, तो दूसरी तरफ अपने लोगों से बनाएँ। लेकिन क्योंकि एक चीज़ ऐसी थी कि मुझे लगा था कि शायद हमें रिस्पॉन्स इसका बाहर से अच्छा मिलेगा, इसलिए हमने इसकी अटेम्प्ट की थी, और कोई रीज़न नहीं था। जिस तरह 5.1 भी आप देख लें, 5.1 भी मैंने बाहर से करवाया अपना। वो जो सही। जिन लोगों ने हॉरर फिल्म पे काम किया है, वीएचएस, डेथ रेस, वो टीम अच्छी थी। तो कुछ एलिमेंट्स आपको हॉरर के लिए ऐसे एक्सटर्नल सोर्सेज पे कंसल्ट करना पड़ता है जिनके पास इन चीज़ों का ज़्यादा तजुर्बा है। अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल होती पाकिस्तान में कि भाई हॉरर के लिए एक सीजीआई हाउस अवेलेबल है जो क्रीचर्स बनाता है, तो हम ज़रूर हम्म, वहाँ पे जाते, लेकिन मुझे उस वक़्त कोई ऐसा नज़र नहीं आया था। और शार्प इमेज जो हमारी पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी है, बाकी सारा काम तो उन्होंने किया है। वो आप जो बिस्तर हवा में उड़ रहे हैं, जो चीज़ें टूट रही हैं, जो चीज़ें हिल रही हैं, जो ज़िलज़िला आया है, वो सारा शार्प इमेज ने किया है। तो अ लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज़ टू शार्प इमेज कि हमारे पास वो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, और हो सकता है कि इंशाल्लाह अगर हमारी फ़िल्म सक्सीड कर जाए और अगर हम इसका कुछ और करते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सारा काम पाकिस्तान से ही कराऊँ, बाहर ना जाऊँ। अच्छा, दीमक के पाकिस्तानी मूवीज में ज्यादातर मूवीज के बजट जो है वो रिवील नहीं किए जाते। तो थोड़ा सा दीमक के बजट के बारे में लमसम बताएं कि आखिर दीमक का बजट क्या था, और दीमक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एंड मतलब लाइफ टाइम कलेक्शन आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में भी रिलीज हो जाती है देखिए, क्योंकि इसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं है कि फ़िल्म घर में शूट हुई है। तो तो। वो आप ये अज़्यूम कर तो। सकते हैं कि ठीक है, फ़िल्म में इन लोगों ने इतना बजट इस्तेमाल नहीं किया है। एक्टर्स भी हम्म, मिनिमल हैं, ठीक है, एक्टर्स बहुत मिनिमल हैं, बहुत कमरों के अंदर, हॉलवेज़ के अंदर सीन है। हमने ज़्यादा बजट अपना खर्च किया है तो पोस्ट पे किया है और जी। साउंड पे किया है। एक्टर्स की वो हमें ब्लेसिंग थी कि शायद हो सकता है कि हम उन्होंने उन्होंने मेरी बात मानी और बजट्स अपने रिस्ट्रेंट रखे मेरे लिए। अम 7 टू 8 के बीच में अगर फ़िल्म बनी है, तो हमें वो रिकवरी अगर मिल जाती है, तो वो अच्छा है। इस वक़्त भी फ़िल्म जो है वो चल रही है, लेकिन इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आपको फ़िल्म देख के अंदाज़ा हो जाता है कि फ़िल्म कितने में बनी है। ये बहुत ही ईज़ी एस्टिमेट है, और अभी क्योंकि हमने लोकल अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो काफ़ी हमारी रिकवरी अच्छी हो जाएगी, और हमें इंटरनेशनल में जब हम लेके जाएँगे, तो आई थिंक हम एक अच्छी पोज़ीशन में होंगे कि कम से कम हमारी फ़िल्म की कॉस्ट पूरी निकल जाए। अच्छा, राफी भाई अपने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, किस तरीके की सीरीज हम आपकी तरफ से देखने वाले हैं, और कुछ पाकिस्तानी सिनेमास के लिए भी आपके कोई प्रोजेक्ट वगैरह हैं इन फ्यूचर। देखिए, मेरा तो दिल चाहे तो मैं तो हर साल फ़िल्म बनाऊँ, लेकिन फ़िल्म बनाना इतना आसान नहीं है, पैसे चाहिए, रिसोर्सेज़ चाहिए, और आपको टाइम चाहिए। मैं इस वक़्त टोरंटो के प्रोडक्शन हाउस में मुझे डायरेक्शन की जॉब मिली हुई है, और मैंने कुछ 4 सीरीज़ इनके लिए की हुई है, शॉर्ट सीरीज़ होती हैं। हम डायरेक्टर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर हम ज़्यादा सवाल करते नहीं है कि कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। मेरे ख़्याल से 3 रिलीज़ हो गई हैं। बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे परमिशन लेके अपनी चीज़ को भी ऑनलाइन चलवाऊँ। वो सब एनडीएज़ और कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होता है, ये मेरा करंट काम है। और राइट। मैं बिल्कुल देख रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि दीमक की रिकवरी जो है, वो अगर अच्छी हो जाती है, तो हो सकता है कि हम बहुत जल्द खुशखबरी दें। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मेरा प्रोड्यूसर कितना खुश है इससे, उसके रेवेन्यू से, उस पे हम बता सकेंगे आपको बहुत जल्द कि अगला क्या होने वाला है। अच्छा, पाकिस्तानी सिनेमास में आने वाली कुछ मूवीज आपको लगता है कि उनसे आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है? कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आसमां बोलेगा हो गई, या फिर अबू अलिया की आने वाली फिल्म मैंगो जट हो गई, अ, फवाद खान की एक फिल्म कब से ऑन द पाइपलाइन है, नीलोफर। तो कौन सी फिल्म आपको लगता है कि पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर बूस्ट ला सकती है? देखिए, अब्बू अलिया साहब जो हैं वो बहुत ही अच्छी हट के अलग फ़िल्म बनाते हैं। उनका मुझे अपील और स्टाइल बड़ा पसंद है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू उनकी फ़िल्म्स की, मैं देखता हूँ कि वो कौन-सी फ़िल्में बना रहे हैं, वो किस स्टाइल में बना रहे हैं। एक तो आपने मेंशन की, डेफिनिटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। नीलोफर पता नहीं क्यों फँसी हुई है, उसकी वजूहत मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। आइकॉन्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, फवाद खान, माहिरा उसमें जुड़े हुए हैं। एक बहुत आपकी एक रिकलेक्शन वापस आ जाएगी। उनका मशहूर सीरियल था हमसफ़र का, तो वो तो डेफिनिट हिट है। अगर वो आ गई तो वो तो लोग फ्लॉक करेंगे। और मेरे ख़्याल से आई एम श्योर कि एआरवाई वाले भी निकालेंगी, कोई अपनी कोई फ़िल्म निकालेंगे। उनका ज़रूर हर साल का या 2 साल का प्लान होता है, तो ऑलवेज़ लुकिंग फॉरवर्ड। अम, ख्वाहिश तो है कि कहीं लेजेंड ऑफ मौला जट 2 आ जाए, या कुछ कुछ इस तरह की चीज़ आ जाए कि हम सब जो है दीवाने हो जाएँ। क्योंकि उस फ़िल्म ने जो किया है पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, वो इट इज़ हिस्टोरिक। और इस तरह का कंटेंट अगर हमारे सामने आ जाता है, तो मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करूँगा। लेकिन इन द एंड बेसिकली मेरा जो अपना शौक है, या मेरी जिस तरह की मेरी मैं फ़िल्में देखता हूँ, जैसे लाल कबूतर हो गई या जी केक हो जी। गया,
उसके अलावा कमली हो गई, मंटो हो गया। मैं बड़ा फैन हूँ ऐसी फिल्मों का ना, मतलब ये क्लासिक फिल्म है। ये आपको हम्म, याद रहती है कि उस टाइम पे एक फिल्म आई थी। तो अगर हमारे पास इस तरह का जी पैरेलल सिनेमा का कंटेंट आना शुरू हो जाए, तो मैं बड़ा खुश हूँगा, क्योंकि हाँ। मैं एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर एक हमेशा इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को बहुत सपोर्ट करूंगा। और क्योंकि हम हमारे पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं होती हैं, हम बहुत छोटी स्ट्रगल से आते हैं और स्ट्रगल करते ही रहते हैं, तो मेरा सपोर्ट थोड़ा सा इंडिपेंडेंट की तरफ ज्यादा जाएगा। अच्छा राफे भाई, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और दीमक को देख के भी बहुत मजा आया। और आई थैंक यू। विश के दीमक अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे और करती चली जाए। और आई होप कि आप भी इन फ्यूचर पाकिस्तानी सिनेमास को काफी अच्छी मूवीज दें। थैंक यू फॉर योर टाइम। नहीं नहीं, थैंक यू मोहसिन, थैंक यू, आपने इज्जत दी, आपने फिल्म को रिव्यू किया, आप प्रीमियर पे आए, दिल खुश हो गया कि आप जैसे नौजवान जो हैं अगर हमारी फिल्म का साथ देंगे, तो हम और भी इंशाल्लाह मार्केट में फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू राफे भाई।